हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 4। फ्रेंड्स, चैप्टर 4 काफ़ी बड़ा है क्योंकि आनुवांशिक के बारे में, डीएनए आरएनए के बारे में अब हम बात करेंगे। वंशानुगत का आणविक आधार, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें से हमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें ये ज़्यादातर हमारे लिए हेल्पफुल होता है। और चैप्टर 1, 2, 3 मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा आज पार्ट है 12 पार्ट है। बाकी मैंने जो 11 पार्ट मैंने बाकी अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुगत का आणविक आधार के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन 1। फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन के साथ सारे चैप्टर वाइज जो कवर कराती हूँ और आपको अच्छे से समझ में भी आता होगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट, आनुवांशिक पदार्थ से आप क्या समझते हो। आनुवांशिक पदार्थ की विशेषता बताइए। हम बात करने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन पे, इसके बारे में हमें क्या क्या लिखना है। जीवों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें आनुवांशिक लक्षणों की सूचनाएं संकेतों के रूप में मौजूद रहते हैं, उन्हें हम आनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। मतलब जो हमारी सूचना है वो संकेतक के रूप में हमें मौजूद रहती हैं, उन्हें हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। ये आनुवांशिक पदार्थ ही लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने का कार्य करते हैं, इसे हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। और फ्रेंड्स, हमें एक शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि आपको अच्छे से और जल्दी डीपली याद हो जाए, वो भी मैं आपके लिए सामने बताती हूँ। जीवों के शरीर की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं संकेतों के रूप में मौजूद रहती हैं, उन्हें हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। आप इसे भी लिख सकते हैं और आप इसको भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके खोजकर्ता के बारे में। खोजकर्ता कौन है और उसके बारे में हम बताएंगे। इसके खोजकर्ता, आनुवांशिक पदार्थ की खोज रुडोल्फ वर्सी नामक वैज्ञानिक ने की और बाद में फ्रेडरिक मिशर ने की। इसे आनुवांशिक पदार्थ को कोशिका के केंद्रक से अलग किया और इसे न्यूक्लियन नाम दिया। बाद में इसे अल्टमान ने इसे न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जाना गया। मतलब जो न्यूक्लियन नाम था वो अल्टमान एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने फिर इसको न्यूक्लिक अम्ल के नाम से इसे जाना गया था। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे आनुवांशिक पदार्थ की विशेषताएं क्या हैं। आनुवांशिक पदार्थ, फर्स्ट पॉइंट, आनुवांशिक पदार्थ सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ये सेकंड पॉइंट, एक ही जाति के सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा समान होती है। मतलब जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उनकी जो मात्रा होती है वो समान देखने को मिलती है। और आनुवांशिक पदार्थ में आनुवांशिक सूचनाओं संकेतों के रूप में मौजूद होती हैं। मतलब जो हमें आनुवांशिक पदार्थ का जो कार्य होता है वो हमें संकेतों के रूप में सूचनाएं देखने को मिलती हैं। आनुवांशिक पदार्थ आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। मतलब जो आनुवांशिक है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, आनुवांशिक पदार्थ में द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। फोर्थ, बदलते वातावरण के प्रभाव से आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन की क्षमता होनी चाहिए। मतलब जो हमारा वातावरण चेंज होता है उसके कारण हमें आनुवांशिक में परिवर्तन देखना मिलना चाहिए। आनुवांशिक पदार्थ में अनुलेखन तथा अनुवादन की क्षमता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपका ये आनुवांशिक पदार्थ कंप्लीट हुआ। अब हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है और मुझे इसको कवर करना है, इसीलिए मैं एक वीडियो में इसको दो कवर करूँगी। अब हम बात करते हैं आनुवांशिक पदार्थ के प्रकार कौन कौन से। जैसे कि जीवों में आनुवांशिक पदार्थ निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट डीएनए और सेकंड आरएनए। अब हम बात करेंगे डीएनए क्या होता है, डीएनए से आप क्या समझते हो और इसकी आणविक की संरचना का समझाइए। मतलब जो स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे।
और ये अथवा करके सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दिए गए डीएनए के द्विकुंडल मॉडल के सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब जो हमारा द्विकुंडलिन का मॉडल है उसको, उसके स्ट्रक्चर को, डेफिनेशन के मतलब उसको समझाइए विस्तार से। अब हम बात करते हैं डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए लगभग सभी जीवों के शरीर में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ होता है जो सभी जीवों में देखने को मिलता है, जिसमें आनुवंशिक सूचना संकेतों के रूप में पाई जाती हैं। जो सूचना है हमें वो संकेतों के रूप में देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे आगे, इसका पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल इंग्लिश और हिंदी में दोनों, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। ये प्रतिस्थापना कहाँ? ये कुछ वायरस को छोड़कर शेष सभी जीवों की कोशिकाओं के केंद्र में डीएनए पाया जाता है। ये हमारा एक प्राप्ति स्थान देखने को मिला है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम डीएनए की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। मतलब डीएनए प्रकृति में कहाँ पाया जाता है? जैसे कि डीएनए प्रायः आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ये एक आनुवंशिक रूप में देखने को मिलता है। आकृति क्या होती है? डीएनए की आकृति निम्न प्रकार की होती है। फर्स्ट गोलाकार सर्किल, सेकंड रेखाकार लाइनर। ये दो प्रकार की हमें डीएनए की जो आकृति होती है वो देखने को मिलती है। अब हम इसको भी विस्तार से बात करेंगे। गोलाकार, इसी प्रकार का डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में पाया जाता है। मतलब जो गोलाकार डीएनए होता है वो यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक के यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में पाया देखने को मिलता है। ये आकृति में गोल होता है। आप इस तरीके से डायग्राम इसका बना सकते हैं अगर आपको ये एग्जाम में देखने को मिलता है। अब रेखाकार, इस प्रकार का डीएनए यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। ये आकृति में रेखाकार होता है। जैसे कि आप डीएनए की संरचना ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि डीएनए भी कुछ हद तक इसी तरीके का सेम होता है। अब हम आगे बात करते हैं रूप प्रकार। डीएनए निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि आप देख सकते हैं डीएनए ए डीएनए, वी डीएनए, सी डीएनए एवं डी डीएनए और जेड। ये हमारे 5 प्रकार के डीएनए देखने को मिलते हैं और इनमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या ए डीएनए में 11 होती है, वी डीएनए में 10, सी डीएनए में 9 और 4 डीएनए में 8 और जेड डीएनए में 12 न्यूक्लियोटाइड की संख्या देखने को मिलती है। खा जा। फ्रेंड्स माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा मेरी बेबी बहुत परेशान कर रही है। बार बार आ रही है, बार बार जा रही है पास से। अब हम बात करते हैं इसकी दिशा। ए डीएनए की जो दिशा होती है वो दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज होती है और जेड डीएनए की एंटी क्लॉकवाइज। इन तीनों का सेम होता है और जो जेड डीएनए होता है उसकी एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इकाई, यूनिट। इकाई क्या होती है? डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी होती है और इसकी इकाई न्यूक्लियोटाइड से होती है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड निम्न से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड, शर्करा। पहले हमने इनको 3 भागों में डिवाइड किया। शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फोरिक अम्ल। शर्करा डीऑक्सीराइबो C5H10O4 बेटा C5H10O4 और पेंटोज। अब हम नाइट्रोजन क्षार के बारे में बात करेंगे। ब्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन और pyrimidine का थाइमिन एवं साइटोसिन। AGTC मतलब एडेनिन का A, ग्वानिन का G, थाइमिन का T और साइटोसिन का C से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। फास्फोरस अम्ल H3PO4। आगे बात करते हैं। अब हम इसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे। जो हमारे पीछे नाइट्रोजन क्षार थे हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एडेनिन का जो डायग्राम होता है उसको N एक व्यंजन की तरह उसमें N से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे और NH2
का ये हमारा एक डायग्राम देखने को मिलेगा एडेनिन का, ग्वानिन का सेम एच पे यहाँ पे हमें डबल एच लगा के डबल ओ और एच NH2, ये ग्वानिन। थायमीन का आप डायग्राम देख सकते हैं, हाँ बेटा। और साइटोसिन का आप NH2 और NHO। अब हम इसकी आणविक संरचना के बारे में बात करेंगे, जो हमें इसमें एडेनिन ग्वानिन के बारे में जानकारी मिलेगी। ये हमारा DNA की आणविक संरचना है, जो हमें डायग्राम में देखने को मिलेगी। एडेनिन ग्वानिन एवं साइटोसिन, आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है और आप इसको 5:3 मतलब आपको 5 डैश और 3 डैश यहाँ पर, तो हमें इसका अपोजिट करना है। इधर 3 होगा, इधर 5। एडेनिन थायमीन, जो एडेनिन और थायमीन होगा आप उसमें 2-2 डैश लगाएंगे, और जो ग्वानिन और साइटोसिन के जो बॉन्ड होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, उनको आपको इस तरीके से दर्शाना है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉस्फोरस, ये हमारा फॉस्फोरस आसपास, एडेनिन थायमीन ग्वानिन साइटोसिन, आप इनके बॉन्ड को देख सकते हैं। आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है अगर DNA की आणविक संरचना का डायग्राम देखने को मिलता है तो। अब हम बात करते हैं DNA का द्विकुंडलित मॉडल। द्विकुंडलित मॉडल क्या होता है, जैसे कि DNA का द्विकुंडलित मॉडल वाटसन, क्रिक, विकिल्स तथा उनके सहयोगियों ने 1953 में इसे प्रस्तुत किया था। वैसे जो ज़्यादा फेमस नाम हम कह सकते हैं वाटसन तथा क्रिक, जो नॉर्मली हम बोलते हैं, जिसके लिए उन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। और इनके अनुसार प्रत्येक DNA अणु द्विकुंडलित होते हैं और इनमें निम्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। मतलब जो द्विकुंडलित जो इसमें देखने को मिलते हैं, वो ये इनकी विशेषताएं हमें बताएंगी इनके बारे में। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट। प्रत्येक DNA अणु द्विकुंडलित डबल स्टैंडर्ड होते हैं, अर्थात ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं। DNA में दोनों श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में द्विकुंडलित होती हैं। DNA की प्रत्येक श्रृंखला न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है और इस DNA का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। आगे हम इसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे, अभी हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। इस द्विकुंडलित DNA में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, फास्फोरस अम्ल के एक अणु से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन क्षार का प्रत्येक अणु पेंटोज शर्करा के पहले कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। आगे बात करते हैं, इसके कुछ और पॉइंट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। 7th पॉइंट है, फास्फोरस अम्ल का प्रत्येक अणु शर्करा के 5वें या तीसरे कार्बन परमाणु से बाहर की ओर जुड़ा रहता है। मतलब जो फास्फोरस अम्ल है वो दूसरे 5वें या तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। DNA के प्रत्येक अणु के चक्र में न्यूक्लियोटाइड की संख्या 10 होती है और DNA में 5 कार्बन डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। DNA में किन्हीं दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलती है। और नेक्स्ट, इस DNA में एडेनिन की मात्रा थायमीन के बराबर होती है। जो हमारा इस DNA में एडेनिन की मात्रा थायमीन के बराबर होती है और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। मतलब इन दोनों में कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। DNA में नाइट्रोजन क्षार के बीच दुर्बल प्रकार का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, लेकिन एडेनिन तथा थायमीन के बीच डबल हाई बॉन्ड पाया जाता है, जबकि ग्वानिन व साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। आप इसमें भी देख सकते हैं, एडेनिन और साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। ये आपको इस थ्योरी में समझ में आ गया होगा। अब हम इसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे। देख सकते हैं आप, ये हमारा DNA का
स्ट्रक्चर है, आपको इसकी श्रृंखला देखनी है। ये हमारा इसकी जो लंबाई हो वो 20 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। एडेनिन साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन, थाइमिन है ये, थाइमिन, ग्वानिन साइटोसिन के ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानिन के साथ डबल बॉन्ड, एडेनिन थाइमिन सेकंड बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के साथ थर्ड बॉन्ड। आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अब हम इनकी जो बीच की दूरी है उसको हम 3.4 एंगस्ट्रॉम के लिखेंगे और इसका जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर देखने को मिलती है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, क्लियरली दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना एंड वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। फिर भी मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। ये आपको ओनली समझाने के लिए डायग्राम था। इसमें आप डबल बॉन्ड साइटोसिन और ग्वानिन के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे और इसके साथ आपको एडेनिन और थाइमिन के साथ आपको सेकंड बॉन्ड। अब इसका डायग्राम देख लें मॉडल का। आपको फ्रेंड्स ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से रिवीजन करें। थैंक यू।